तो 19th सेंचुरी के मिड तक फोटोसिंथेसिस के जो की फीचर थे वो अंडरस्टूड हो चुके थे कि कौन कौन से वो फीचर हैं वो प्रोटीन फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, सनलाइट, ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन फीचर हैं। इसके बाद यहां पे आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है। यहां पे आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट या शुगर का मालिक्यूल बनाते हैं, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये कार्बोहाइड्रेट का इंपिरिकल फार्मूला है, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे मालिक्यूल होते हैं एक ही ग्रुप के तो उनको एक इंपिरिकल फार्मूला से शो किया जाता है। साथ में फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है, एक इंपिरिकल इक्वेशन है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है कॉर्नेलियस वॉन नील, 1897 से लेकर 1985 तक उन्होंने अपना जो स्टडी किया वो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर किया, और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब यह है कि कॉर्नेलियस वॉन नील ने अपने एक्सपेरिमेंट से, जो कि उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे किया, ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होने के साथ साथ हाइड्रोजन जो होती है वो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन होती है वो किसी भी रिड्यूसेबल कंपाउंड से रिलीज होती है और CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट। आप यहां रिएक्शन में देख रहे हैं, ये रिएक्शन में आप देखिए यहां पे ये CO2 है और CO2 H2O के साथ जुड़ती है लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो CO2 है, CO2 क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप पढ़े होंगे, उसमें आप दोनों को देख सकते हैं बेटर कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जा रही है, किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में, और जो H2O है वो ऑक्सीडाइज हो रही है O2 में। तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन डोनर क्या हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, और वाटर को डोनेट करके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है O2 में। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, जिसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा कि इन्होंने इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह यानी H2O की जगह H2S को यूज करते हैं। तो जब H2S को यूज करेंगे तो क्या होगा, वहां पे H2S में फिर जो O2 रिलीज हो रही है, O2 की जगह पे यहाँ पे S या सल्फर रिलीज होगा। तो यहाँ पे जैसे एक रिएक्शन आपका चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जैसे नीचे आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ लिखा है H2A प्लस CO2, लाइट डिफरेंस में 2A प्लस CH2O प्लस H2O, यानी जो A है यहाँ पे ये ऑक्सीजन के अलावा कुछ और है, यानी ये वाटर नहीं है। वाटर के सब्स्टिट्यूट अगर हम कोई चीज ले रहे हैं, मान लीजिए H2S ले लेते हैं, तो H2S जब लेंगे और CO2 से उसको रिएक्ट करा दें लाइट प्रेजेंस में, तो 2A या 2AS, अगर A की जगह S होगा, सल्फर होगा, तो 2S हो जाएगा। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरा फॉर्मेशन हो रहा है और थोड़ा बहुत H2O उसमें रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं, मान लीजिए A की जगह हम S ले लें, जैसे H2O की जगह H2S ले लें, A तो एक सिंबॉलिक दिया गया है, तो H2S अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज होगी, यानी 2A के बजाय 2S वहां आ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बताना है इसमें, इस रिएक्शन में, कि जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन होगा, वो H2O या H2S जो भी यहाँ पे मालिक्यूल है वो हाइड्रोजन डोनर है। हाइड्रोजन किसको डोनेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और बना देगा कार्बोहाइड्रेट। और जो इसमें जो दूसरा मालिक्यूल है, H2O होगा तो O होगा, H2A है तो A होगा, और H2S है तो S होगा। वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर के सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो H2S होगा तो क्या बनेगा, S, H2O होगा तो क्या बनेगा, O2, और H2A होगा तो A सब्सटेंस बचेगा। तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन है। कहने का मतलब जो इनका एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेलियस वॉन नील का, वो ये बताता है
कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, बिना लाइट के ये प्रोसेस नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, जो हाइड्रोजन है इसमें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कहां से आती है, वो आती है H2O या H2O मॉलिक्यूल से। जो हाइड्रोजन है वो H2O मॉलिक्यूल से आती है। कैसे उन्होंने प्रूव किया, H2S लिया सल्फर बैक्टीरिया में और ये दिखाया कि H2S में सल्फर तो अलग हो गया उसमें, लेकिन H जो था वो चला गया कार्बोहाइड्रेट में। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन है वो एक्चुअली H2O या H2S जो भी सब्सटेंस वहां मौजूद है उससे आता है। अभी आप आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि जो वो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन भी वाटर से ही रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती क्योंकि वो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर अटैच होती है। तो CO2 रिड्यूस हो जाता है, CO2 रिड्यूस होकर के सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, वहां ऑक्सीजन कोई भी रिप्लेसमेंट उसका नहीं होता है। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है, ये सब पूरी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अब पूरा रिएक्शन अगर लिखा जाए तो आगे आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें होता है। तो रिएक्शन आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे ऊपर का रिएक्शन आप देखिए। रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि तो हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, या कौन कौन से पिगमेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें कोई पर्टिकुलर एक फिक्स कलर नहीं होता, उसमें कई शेड्स होते हैं। और वो शेड क्या होता है, वो शेड कई तरह के पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से इन पिगमेंट्स को, ग्रीन प्लांट में जो भी पिगमेंट पाया जा रहे हैं लीफ के अंदर, उनको सेपरेट किया गया। जब सेपरेट किया गया तो ये देखा गया कि उसमें एक सिंगल पिगमेंट नहीं था, उसमें कई सारे पिगमेंट थे। जैसे कि क्लोरोफिल ए, जिसका कि कलर ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन। दूसरा जो होता है तो जो क्रोमेटोग्राम में हमें मिला, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन होता है। जैसे हल्का सा येलोइश, आप बहुत सारी लीव्स देखते होंगे वो हल्की सी येलोइश ग्रीन होती है। एक तो आपने देखा कि ब्लूइश ग्रीन या डार्क ग्रीन हो गया, और दूसरा जो है वो येलोइश ग्रीन हो गया, ठीक है। तीसरा जो उसमें कलर होता है जेंथोफिल से मिलता है, वो येलो कलर होता है। इसके बाद फोर्थ कलर है वो, फोर्थ पिगमेंट है वो कैरोटीनॉइड्स। तो 4 पिगमेंट होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स का जो कलर होता है वो येलो टू येलो ऑरेंज, मतलब एक वेरिएशन होता है, काफ़ी एक रेंज होती है उसकी। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो वेरियस पिगमेंट हैं उनके क्या रोल हैं फोटोसिंथेसिस में। तो पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो पिगमेंट वो सब्सटेंस हैं जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोरोफिल ए या कौन सा पिगमेंट इसमें जो है वो मोस्ट एबंडेंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले, आप लोग जानते होंगे कि विबग्योर है ना, लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो विबग्योर होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये विबग्योर जो पूरी रेंज है, इसी में हम देखते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ होती हैं इनकी। जैसे जो जितने भी लाइट के इसमें कलर हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि कौन सा कलर का एब्जॉर्प्शन कितना होता है, इसी के बारे में हम थोड़ा सा अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सामने ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आप ये जो नीचे 400, 500, 600, 700 दिया गया है, ये क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट में आप देखेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट में किस तरह की लाइट में कितना एब्जॉर्प्शन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो ग्राफ है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है। तो क्लोरोफिल ए के ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का, वो किस वेवलेंथ की लाइट का ज़्यादा हो रहा है, 400 के नियर अबाउट में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। फिर बाकी जो आगे की रेंज है उसमें कम हो रहा है। फिर बाद में इधर 700 के नज़दीक में ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी लाइट होती है, यहाँ पे आप जानते हैं कि वायलेट और ब्लू लाइट होती है इस रीजन में, और इस रीजन में रेड लाइट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू लाइट का और रेड लाइट का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी का एब्जॉर्प्शन कम होता है। यानी क्लोरोफिल ए रेड लाइट का
रेड लाइट का और ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। दूसरा फिर हम देखते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। तो क्लोरोफिल बी में आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल बी में क्या होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी में आप देखिए यहाँ पर भी ये 400 जो नैनोमीटर है उस एरिया में इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और फिर ये रेड की तरफ भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यानी ब्लू रीजन में और रेड रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल से ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही ब्लू और ग्रीन लाइट रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट का। कैरोटीनॉइड में थोड़ा सा और आप देख रहे हैं, थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट है ये। तो बेसिकली हमने देखा कि जो ब्लू लाइट एरिया है उसी में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं लाइट का एब्जॉर्प्शन इस तरह से हो रहा है। नीचे वाले डायग्राम में हम इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है ये ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ब्लू और रेड रीजन में। और जब लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसी रीजन में ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर वाला रेट से आप देख रहे हैं ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है या O2 रिलीज को शो कर रहा है। जब फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा तो O2 का रिलीज भी ज़्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ ऊपर ऐसे शो कर रहा है वो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। तो इससे आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो ग्राफ है इसको हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इसका जो एक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का और O2 रिलीज का उसको ये शो करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं कि जो इसका एक्शन है फोटोसिंथेसिस का O2 का रिलीज करना उसको ये शो कर रहा है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इस रीजन में और इस रीजन में ये हाई दिखा रहा है, पीक दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे ये नीचे दिखा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दोनों यहाँ पे दोनों ग्राफ आपको सुपर इम्पोज दिखाई दे रहे हैं। सुपर इम्पोज का मतलब नीचे वाला ग्राफ है ये एब्जॉर्प्शन है, ऊपर वाला जो है ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रम है। दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हैं और ये बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं, लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। यानी पिगमेंट के बेसिस पे फोटोसिंथेसिस जब ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का इवाल्व ही ज़्यादा होगा, इवोल्यूशन ज़्यादा होगा। और जो क्लोरोफिल ए है इसमें ये मेजर पिगमेंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और इसके अलावा और भी जो पिगमेंट हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए क्यूब की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से सारे क्लोरोफिल और सारे पिगमेंट्स मिल करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं।